हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में बताया था कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बेस्ड सिस्टम इंटेंसिफिकेशन है क्या, और हमने उसमें डिस्क्राइब किया था कि उसके 3 मुख्यतः सिद्धांत हैं। उसका एक है मिनिमम सोइल डिस्टर्बेंस, दूसरा है क्रॉप रेजिड्यू और तीसरा है हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब हम बात करते हैं क्रॉप रेजिड्यू की। क्रॉप रेजिड्यू की बात करते हैं तो उसके लिए हमें मशीनें चाहिए, जैसे कि क्रॉप रेजिड्यू को मैनेज कैसे करें, उसमें सीडिंग कैसे करें, उसमें प्लांटिंग कैसे करें। अब हम बात करते हैं क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की, जहाँ के भी 10 से 12 टन या 8 से 12 टन क्रॉप रेजिड्यू हमारे फील्ड में होता है आफ्टर कंबाइन हार्वेस्ट। जहाँ पे कंबाइन हार्वेस्ट नहीं है, मैनुअल हार्वेस्ट में, वहाँ पे क्रॉप रेजिड्यू के लिए वहाँ पे सिंपल मशीन यूज में काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कंबाइन हार्वेस्ट है, जहाँ जहाँ गई है राइस, वीट और अदर सिस्टम में, और बहुत ज़्यादा रेजिड्यू ऊपर रहता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सीडिंग की, सीडिंग मैकेनिज्म की। क्योंकि अगर जनरल मशीन यूज़ करोगे तो सारा रेजिड्यू में ड्रैग होता है और मशीन 2 मीटर भी नहीं चलती है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके लिए हमने एक प्रयोग किया और कैसे नई मशीन को डेवलप करें। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट साथ में, भारत गवर्नमेंट के साथ में, उसमें PAU है, सिमिट है, राइस वीट कंसोर्टियम था और ईरी था। उन्होंने एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि एक नई मशीन जिसका इजाद करें, उसका नाम है हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर है क्या, इसके अगर देखें, हमने 2001 में शुरू किया और उससे अब करते करते 2018-19 आ गए। अगर इसके टोटल वर्जन देखें तो इसके अभी तक 15 वर्जन करीब करीब आए हैं। जो पहला प्रोटोटाइप था उसमें ठीक है, वो सीडिंग में मैकेनिज्म था, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। पहला प्रॉब्लम क्या था कि बहुत पावर रिक्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट लाइक 80 to 100% हॉर्स पावर इसकी रिक्वायरमेंट थी। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि वो पहले रेजिड्यू को लिफ्ट करती थी, फिर सीडिंग मैकेनिज्म होता था और उसके बाद में उसको थ्रो करती थी, तो उससे जर्मिनेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आया करती थी। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुए और फाइनली हमें एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोटाइप मिल गया। अब हैप्पी सीडर है क्या? हैप्पी सीडर एक ऐसी मशीन है जो कि धान, गेहूँ, एनी क्रॉप रेजिड्यू जिसका 8 से 12 टन लोड हो, उसके अंदर, जो कि वो इवन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए फील्ड में, उसमें बगैर जुताई के, बगैर सोइल डिस्टर्बेंस के, बगैर कोई समस्या के, सिंगल ऑपरेशन में सीड और फर्टिलाइजर को राइट प्लेस पे डाल दे या फिर उसको प्लेसमेंट कर दे। वो करती क्या है, ये देख रहे हो आप, ये हमारा सीड और फर्टिलाइजर जाने के पाइप है, ये हमारी फरो ओपनर है और ये उसमें होते हैं फ्लैल्स। ये मशीन ऐसी है जो कि PTO पावर ऑपरेटेड शाफ्ट से चलती है और उससे ये फ्लैल्स होते हैं, वो जैसे ही यहाँ पे रेजिड्यू स्टक होता है, ये रिवर्स चलती है फॉरवर्ड के, तो जैसे ही होता है इसको स्टक करती है और बाद में सीड और फर्टिलाइजर को प्लेस कर देती है। और प्लेस करने के बाद में जो रेजिड्यू होता है वो फर्रो के ऊपर नहीं होता, जिससे कोई जर्मिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये मशीन 10 से 12 टन में आराम से कोई प्रॉब्लम है, किसी भी क्रॉप में, किसी भी क्रॉप रेजिड्यू किसी भी प्रकार का, उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसा कि हमने बात किया, ये मशीन पावर उससे चलती है। और हम पावर की जब बात करते हैं तो ये हमारा PTO टेक ऑफ है, ये PTO टेक ऑफ है, ये हमारा इसमें कनेक्ट हो जाता है जिससे कि हमारी पावर आती है। लेकिन इस हैप्पी सीडर को चलाने के लिए सिंगल क्लच का ट्रैक्टर काम नहीं करेगा, इसके लिए डबल क्लच ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि इसका जो RPM है वो एडजस्टमेंट होता है, उसके लिए डबल क्लच चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पावर आने के बाद में ये हमारा गियर बॉक्स है। इसका ये गियर बॉक्स क्या करता है कि इसको हमारे को जितने आवश्यकता अनुसार, जैसे 400 से 500 के बीच में RPM चाहिए होता है इसको चलाने के लिए, वो चाहिए होता है। अगर RPM आपके ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे तो या तो रेजिड्यू को काटेगा नहीं, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत पावर ट्रैक्टर को चाहिए होगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए इसमें गियर होता है, वो इसको उसी यूनिफॉर्म फॉर्म में आगे पहुंचाता है 400 से 500 के बीच में। ये हमारा गियर बॉक्स है, जो हमारे रोटर है इसमें एक, अगर आप देखोगे रोटर फ्लैल्स हैं इसमें, ये रोटर फ्लैल्स आपके घूमते हैं, ये रोटेट करते हैं, लेकिन फॉरवर्ड टू मूवमेंट नहीं करते, अगेंस्ट टू ट्रैक्टर का फॉरवर्ड होता है उसके अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं। तो ये ऐसे उल्टे काम करते हैं। अगर आगे काम करेंगे तो सारा रेजिड्यू आपके ऊपर आगे चला जाएगा, सेफ्टी मेजर्स में इश्यू रहता है, तो ये उल्टा चलता है। और बाकी की रोटरी मशीन है, टिलिंग मशीन है, वो फॉरवर्ड मूवमेंट के काम करते हैं, तो इसका रिवर्स काम करता है। इसके अलावा ये हमारा
क्या है, ये हमारा ड्राइविंग व्हील है, इसको ड्राइविंग व्हील बोलते हैं। ड्राइविंग व्हील का काम क्या होता है, ये ड्राइविंग व्हील घूमता है जिससे कि सीड और फर्टिलाइजर का सीडरिंग सिस्टम है उसको पावर देता है, उसको पावर ट्रांसमिशन का इसका काम है। ये देखोगे इस पे चैन है, और इसमें भी देखोगे आप डिफरेंट गियर्स हैं यहाँ पे। अगर आपको उसकी स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो आपका डिफरेंट स्प्रोकेट है साइज़ के। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो छोटा स्प्रोकेट लगा दीजिए, आपको स्पीड कम करनी है तो बड़ा लगा दीजिए, उसके अकॉर्डिंग टू इसकी सीड रेट। ये हमारा उसके बाद में ट्रांसमिशन आता है, तो ये सीड एंड फर्टिलाइज़र बॉक्स है। इसके साथ में तीसरा बॉक्स भी हम बोलते हैं उसको इंक्लाइन प्लेट, जो कि मल्टी क्रॉप प्लांटर के काम में आता है, वो भी अटैच होता है। लेकिन इसमें फ़िलहाल अभी 2 ही बॉक्स हैं, एक सीड है एक फर्टिलाइज़र। इसको बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो सीड और फर्टिलाइज़र बॉक्स है, जो हमारा पीछे वाला इसमें जो पोर्शन है ये वाला, जिसमें कि हमारे कप टाइप होते हैं या फ्लूटेड टाइप होते हैं, वो फर्टिलाइज़र बॉक्स है। और जो पीछे वाला जो है ये फ्लूटेड रोलर सिस्टम है, जो कि क्रॉप को या सीड के लिए काम में आता है। ये सिर्फ हम उन्हीं क्रॉप्स के लिए करते हैं जो कंटिन्यूस सीडिंग होते हैं, जिसमें ड्रिल टाइप की होती है। जो स्पेसिस क्रॉप होती हैं उसके लिए मैंने बताया एक पीछे और बॉक्स लगेगा, जिससे कि एक इंक्लाइन प्लेट आती है। इसके बावजूद ये हमारी पाइप है, जो कि मीडियम है सीड और फर्टिलाइज़र को हमारी फरो ओपनर है उसके साथ में अटैच करने का। ये हमारा फरो ओपनर है, इसको टी इन्वर्टेड टाइप फरो ओपनर बोलते हैं। अगर इसमें देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये टी की शेप बनाता है, और ये यहाँ पे बिल्कुल एक स्लिट बनाता है, पूरी सोल को डिस्टर्ब नहीं करता। 3 से 5 सेंटीमीटर सोल को ही आपको डिस्टर्ब करेगा, और उसको डालते हुए उसमें सीड और फर्टिलाइजर डाल देगा। आगे वाले रोटर का क्या काम है, इसमें आपको दिख रहे होंगे ये फ्लैट्स हैं, ये रोटावेटर पर लगे रहते हैं। जब ये रेजिड्यू में चलता है और सारा रेजिड्यू इसमें आके टाइन में ड्रैग होता है, लेकिन इसका क्या काम है, ये ऐसे उल्टा चलेगा, तो उल्टा चलते हुए वो इसको या तो काट देता है या उसको हीट करके उसको हटा देता है, जिससे कि हमारी लाइन क्लियर हो जाती है। तो जहाँ पे हमारा सीड और फर्टिलाइजर आता है वहाँ लाइन क्लियर रहती है, उससे अच्छा जर्मिनेशन आ जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि रेजिड्यू उसको हटा देता है। इसके अलावा ये जनरल आपका वो देख ही रहे हो, इसका स्ट्रक्चर है, इसकी फ्रेम है, जो कि ये पूरा वेल कवर्ड होता है। ये कवर्ड किस लिए होता है, क्योंकि ये बिल्कुल RPM 300 से लेके 500 तक का ही होता है, लेकिन जनरली 400 के प्लस माइनस में RPM होते हैं। और अगर उतनी RPM से चलता है, कोई स्टोन आ गया, कोई और कुछ आ गया, स्टेबल आ गया, तो उसको डैमेज कर सकता है, इसलिए इसको वेल कवर्ड रखते हैं। इसके अलावा और भी आपको देखोगे रबड़ की आपको ये फ्लैल्स लगी हुई हैं, ये पट्टियाँ, जिससे कि बिल्कुल कुछ भी सॉइल या स्टेबल या स्टोन उससे आगे नहीं पाए। इसके लिए अगर देखोगे तो ये इसके स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। ये इसका नाम हैप्पी सीडर है, इसका 9 टाइन इसकी एक साथ में 9 रोज की सीडिंग कर सकते हैं। ये इसमें 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मिनिमम, जो कि डबल क्लच हो, और इसका वेट करीबन 740-700 kg के करीबन होता है। और ये इसमें क्रॉप वीट दे रखा है, लेकिन आप इससे और भी क्रॉप कर, ऑयल सीड भी कर सकते हो, मस्टर्ड हुआ, लेंटिल हुआ, चिकपी हुआ, इवन राइस हुआ, वीट हुआ, मेज हुआ, सारी क्रॉप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक अलग से आपको मल्टी क्रॉप प्लांटर का बॉक्स लगाना पड़ेगा। ये हमारी जो सीड मीटरिंग की जो फ्लूटेड सीड और फर्टिलाइज़र की होती है, उसकी ये शाफ्ट है, ये यहाँ पे लगाता है, इसमें एडजस्ट कम और ज़्यादा का होता है। अब मैं आगे की बात करता हूँ, आपको इसको कैसे सीड को कैलिब्रेट करोगे। ये हमारे सीड और फर्टिलाइज़र के कैलिब्रेशन है। ये हमारा फर्टिलाइज़र का है, अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाओगे तो ज़्यादा गिरेगा। ये पर एकड़ के हिसाब से है, तो आप पर एकड़ पे आपको 22 किलो डालना है, तो ये इसको बढ़ा दीजिए। और पर एकड़ में भी एक का जो है फ्रैक्शन वो 5 kg है, सो 1 × 5 kg जनरली। लेकिन इसका एक कैलिब्रेटेड आती है, लेकिन हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें खुद को कैलिब्रेट करना चाहिए फील्ड में। उसके लिए मैं आगे बताऊंगा कैसे कैलिब्रेट करना चाहिए। ये हमारा सीड का है, सेम इसका भी वही होता है कि एक कितने पे डालना है और उसका क्या फ्रैक्शन होता है, कितने से मल्टीप्लाई होता है। इसके साथ में एक वो भी आता है, मैनुअल गाइड आती है, अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन वो आती है, तो उसको भी किसान या जो भी ऑपरेटर है उसको देख के अपना निर्णय ले सकता है। ये हमारे डेप्थ व्हील है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डेप्थ व्हील हमें किस डेप्थ है, क्योंकि हर एक क्रॉप अलग अलग क्रॉप
अलग अलग डेप्थ पे हमें सीडिंग करनी पड़ती है। कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं कि नीचे से ज़्यादा निकले आते हैं, कुछ क्रॉप को सिर्फ 2 सेंटीमीटर चाहिए, कुछ को सिर्फ 1 ही चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे डेप्थ हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं। अगर हमें डेप्थ को बढ़ाना है तो इनको ऊपर कर देते हैं, अगर हमें डेप्थ को नीचे करना है तो आप देखोगे ये नीचे चला जाएगा। तो नीचे करने से क्या होगा कि आपकी टाइन ऊपर आ जाएगी, तो उससे डेप्थ कम हो जाएगी। तो ये हमारे डेप्थ कंट्रोल है। लेकिन ये दोनों डेप्थ कंट्रोल एक ही उसमें होने चाहिए। अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो उस साइड की रोज हमारे ज़्यादा सीड हो जाएगी, वो डेप्थ हो जाएगी, इस साइड की हमारी कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमें बिल्कुल मेक श्योर करना है कि ये दोनों का एक ही लेवल हो, उससे कि हमारा बिल्कुल नो की नो टाइनों का एक ही डेप्थ पे बीज और फर्टिलाइजर डले। अब हम बात कर रहे हैं इसका कैलिब्रेशन, एडजस्टमेंट और मेंटेनेंस। सो हम कैलिब्रेशन की बात करते हैं और एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो उससे पहले हमारा सब पहले जाएंगे फील्ड में। अगर हम फील्ड में जा रहे हैं, हमारा जब कंबाइन से हार्वेस्ट करते हैं तो कंबाइन में, इन ट्रेडिशनल कंबाइन में क्या होता है कि जो पूरा रेजिड्यू होता है 1-2 मीटर में आ जाता है और बाकी के में नहीं होता। तो 1-2 मीटर में आपका बहुत ज़्यादा रेजिड्यू लाइन में होता है स्ट्रिप में, और बाकी में आपका रेजिड्यू स्टैंडिंग होता है। उस केस में क्या होगा कि मशीन की परफॉर्मेंस कम हो जाती है और जहाँ पे ज़्यादा रेजिड्यू होता है वहाँ पे जर्मिनेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसके लिए हमें पहले प्री रिक्विजिट है कि हमारा जो स्ट्रा है, जो हमारा रेजिड्यू है फील्ड में, वो बिल्कुल इक्वल यूनिफॉर्म होना चाहिए। इक्वल यूनिफॉर्म कैसे करोगे? या तो आप मैनुअली उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके लिए बहुत सारी लेबर लग जाती है, तो फिर लेबर का इश्यू आ जाता है। तो उसके लिए फिर एक नया रिसर्च हुआ है, एक नया इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट किया है, उसको बोलते हैं SMS। SMS इज जिसको बोलते हैं कि स्ट्रा मैनेजर सिस्टम। वो उसका काम क्या होता है, कंबाइन जब हार्वेस्ट करती है उसके पीछे ही उसी साथ में लग जाता है और वो इक्वली उसको पूरे फील्ड में जहाँ पे उसका कंबाइन का स्वाद होता है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे वो यूनिफॉर्म होता है। तो पहला कैलिब्रेशन और एडजस्टमेंट तो मशीन का यही है कि हमारा यूनिफॉर्म रेजिड्यू होता है। दूसरा क्या होगा हमारा? दूसरा ये होगा कि एडजस्टमेंट में पहले हमें देखने से पहले कि ये हमारा जो PTO शाफ्ट है ये इक्वली लगना होना चाहिए, इसके साथ दोनों लोग बिल्कुल ठीक लगे होने चाहिए। तीसरा एडजस्टमेंट, इसका जब हम मशीन को रखते हैं तो ये बिल्कुल पैरेलल यूनिफॉर्म होना चाहिए इसका बैलेंसिंग। अगर इसको आगे रह गया बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम आएगी, पीछे रह गया तो वो प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर हमने आगे इसका झुकाव कर दिया इसका बैलेंस, तो वो क्या होगा कि ये फ्लैल्स हैं, ये फ्लैल्स हमारी मिट्टी में टच कर जाएंगी। जैसे ये मिट्टी में टच करेंगी तो मिट्टी को उठाना लग जाएंगी और वो इसमें स्टक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पावर की और टूटने की संभावना होती है। तो ये मेक श्योर करें कि एडजस्टमेंट में कि आपका ये मिट्टी से टच नहीं होनी चाहिए। ये मिट्टी से आपकी कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर हमेशा ऊपर रहनी चाहिए और ये इसके साथ लगती है। उसके बाद में अगर हमने ज़्यादा ऊपर कर दिया इसको तो क्या होगा? उससे क्या होगा कि कई बार आपका ये टाइन का जो पेनिट्रेशन पार्ट है वो आपका ऊपर हो जाएगा और ये टच हो जाएगा, उससे आपके या तो ब्लॉक हो जाएंगी या आपकी मशीन पेनिट्रेट नहीं करेगी। तो उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है। ये एडजस्टमेंट है। जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो डेप्थ व्हील का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो डेप्थ है अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग डेप्थ होती है। अब हम सबसे पहले बात करें गेहूँ की। गेहूँ में हमारी 4 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ चाहिए होती है। अगर उससे ज़्यादा चलेगी तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, प्लस आपके टिलर भी इफ़ेक्ट होंगे। अगर हम मेज़ लेते हैं तो उसकी डेप्थ थोड़ी हम ज़्यादा जा सकते हैं, 5 से 7 सेंटीमीटर जा सकते हैं। अगर हम चिक भी जाते हैं तो हम 8 से 10 सेंटीमीटर भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो डिपेंड करता है क्रॉप पर, उस पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग डेप्थ है, वो हमें ध्यान में देने वाली बात है। राइस की बात करते हैं तो राइस के लिए हमें 2 ही सेंटीमीटर चाहिए होता है। हम मस्टर्ड की बात करते हैं उसके लिए कम चाहिए होता है। तो ऐसे डिपेंड करता है किस क्रॉप को किस पे। और डेप्थ अगर हमने एक बार डेप्थ कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे फील्ड में वही काम करेगी। ये डेप्थ व्हील कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हमारा बहुत ज़्यादा मॉइस्ट फील्ड है तो अगर वही हम डेप्थ रख रहे हैं और मॉइस्ट फील्ड में जाएंगे तो वो डेप्थ अपने आप ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि ये मॉइस्ट सॉइल होने के कारण से ये डेप्थ में नीचे जाएगा तो सॉइल बैठ जाएगी, कॉम्पैक्ट होती जाएगी और आपकी टाइम नीचे चले जाएंगी। तो उस केस में हमें उसको ऊपर लाना है, एडजस्ट करना है, इसको नीचे करना है और टाइम को ऊपर लाना है। तो वो एडजस्टमेंट ज़रूरी है। तो इसलिए फील्ड टू फील्ड एडजस्टमेंट डेप्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार एडजस्ट कर लिया उससे फिर आप चला रहे तो आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकते हैं। तो फील्ड टू फील्ड डेप्थ का बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आते हैं कैलिब्रेशन पे। अच्छा, कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया ये
ये हम इससे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें लिखा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये लिखा हुआ वो सही है। उसको डबल कंफर्म करने के लिए हमें क्या करें, हम सीड और फर्टिलाइज़र इसमें डाल दें। हमें जानना है कि 1 एकड़ में आपको 40 किलो गेहूँ का बीज डालना है सपोज, तो वो कैसे डालेंगे? उसके लिए क्या है, उसके लिए फील्ड में 2 प्रकार के आप कैलिब्रेशन कर सकते हो। आप एक लैब में भी कर सकते हो और एक आप फील्ड में भी कर सकते हो। हम ऑलवेज प्रीफर में ज़्यादा फील्ड वाला हम ऑलवेज प्रीफर करेंगे, क्योंकि उसके फ़ायदे होते हैं, वो एग्जैक्टली वो होगा। इसमें क्या होता है कि आपको सीड और फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, ये पाइप है इसको बाहर निकाल दीजिए, इनके ऊपर पॉलीथीन बांध दीजिए, आप मशीन को चलाइए, आपका 30 मीटर या 50 मीटर चलाइए, उसके बाद में वापस उसको कलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको देखना होगा कि आपके मशीन में कितनी टाइन है। जैसे 9 टाइन है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस हमने देखा 20 सेंटीमीटर है एक लाइन से एक लाइन की दूरी। तो 9 × 20 कितना हो गया आपका, 180 हो गया। 180 हो गया तो 180 मीटर आपकी विड्थ हो गई, ठीक है जी। 180 के हिसाब से फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 × 180 ये 1.8 मीटर कितना हो गया, जितना भी वो हो गया उसमें फिर वो आप कैलकुलेट कर लिए कितना बीज आएगा। एक इतने में इतने मीटर में इतना लगा, तो 1 एकड़ में 4000 होते हैं, उसमें कितना लगेगा। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका आपको कैलिब्रेट करने का, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और एक बार आपने कैलिब्रेट कर लिया तो फिर आपको एक क्रॉप के लिए तो जब आगे उसको निशान लगा लीजिए कितना कहाँ पे करना है अलग अलग उस पर, और जितना बीज किसान को डलवाना होता है, ऑपरेटर को डालना होता है, किस फसल का डालना हो, तो इस हिसाब से आप उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। किसी भी मशीन का मेंटेनेंस और उसको रख रखाव रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा साल चलानी है तो उसका मेंटेनेंस और रख रखाव बहुत ज़रूरी है। इस मशीन को अगर आपने देखा होगा, ये पावर ऑपरेटेड है, बहुत ही उसके बहुत पार्ट हैं जो मशीन से रोटेट होते हैं, बेयरिंग्स हैं, गियर हैं। उसके लिए हमें क्या करना, पहले उसमें प्रॉपरली हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास में जो गियर बॉक्स है उसमें प्रॉपर गियर ऑयल है कि नहीं है, वो बहुत हमें मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके बाद में इसमें हर जगह बियरिंग्स हैं, गियर हैं, उसमें प्रॉपर गियर और ग्रीस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ऑयल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, देखना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे हमारी ये स्प्रिंग होती हैं, ये प्रॉपरली लगी हुई होती हैं कि नहीं लगी होती, वो देखने वाली बात है। इसका ऐसा तो नहीं है कि इसमें जंग आ गई है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ड्रैग ही हो रहा है, ये बहुत बड़ा मेंटेनेंस में है। इसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बेल्ट कहीं प्रॉब्लम ढीला तो नहीं है या ज़्यादा टाइट तो नहीं है। अगर ज़्यादा टाइट है तो उसको थोड़ा वो एडजस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा लूज है तो उसको टाइट करना पड़ेगा। इसके बाद में ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी मशीन को फील्ड में चलाने के बाद में, सीजन के बाद में, आप पूरे आपके जो फर्टिलाइज़र और सीड बॉक्स हैं उनको आप बिल्कुल वॉश करवाइए, बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, अदरवाइज़ तो उसमें जंग लग जाएगा और रस्टिंग हो जाएगा फर्टिलाइजर कारण से, और नेक्स्ट सीजन में आपको काम नहीं आएगी। इसके अलावा जितने भी फ्लैल्स हैं उनको वॉश करवाइए, जितने भी ये फ्लैल्स हैं, टाइन्स हैं, इनको हमें बिल्कुल सीजन के बाद में वॉश करवा के रखना पड़ेगा, जैसे कि ये रखी हुई हैं। उससे कि क्या है, मशीन में रस्ट नहीं लगेगा और कोई ब्लॉकेज नहीं होगा और कोई समस्या नहीं होगी। तो ये बड़ी मुख्य चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस में ध्यान रखने वाली हैं। धन्यवाद। जैसा कि हमने अभी मशीन के बारे में फील्ड में देखा, उसका विस्तार से जानकारी ली और उसके सारे पार्ट्स को जाना, अब हम देखना चाहते हैं कि मशीन ये फील्ड में कैसे काम करती है। अगर हम इसमें देखते हैं, पहले अब मशीन में ले जाने से पहले, जो कि हमने पहले बात की थी, पहले सब चीज़ों को देख लेना चाहिए कि प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें जब पहले 1 लाइन या 2 लाइन चला लेते हैं, उससे चलाने से पहले फर्स्ट हमें देखना चाहिए कि हमारा बीज कैसे गिर रहा है, खाद कैसे गिर रहा है, उसका पैटर्न क्या है और उसकी डेप्थ क्या है। अगर हम श्योर हो जाएं कि उसकी डेप्थ भी ठीक है, उसका पैटर्न भी ठीक है और उसका कंटिन्यूएशन भी ठीक है और उसका सीड रेट जो हमने कैलिब्रेट किया उसके अनुसार गिर रहा है, तो उसके बाद में हम उसको फील्ड को चला सकते हैं। अगर फिर भी फील्ड में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई रेजिड्यू ड्रैग होता है या कोई मशीन का पार्ट का कोई लूज है, तो उसको रोक के पहले हमें उसको फिक्स कर लेना चाहिए। और उसके बाद में आप देख रहे हो कि ये मशीन बिल्कुल कैसे ठीक चल रही है। और ये पूरे इसकी एफिशिएंसी को अगर देखते हैं तो ये सुबह से 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम कर सकती है। लेकिन सुबह अगर हमारा धान कटा हुआ और उसमें ओस आई हुई है तो कई बार इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जब ये नया मॉडल आया हमारा, और उसमें हमें जो फ्लैल्स दिए हैं उसमें हमने वो बिल्कुल वो जिग जैग दे दिया है, उसके कारण से क्या होता है कि वो रेजिड्यू में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन फिर भी 1-2 घंटे हम सुबह को अवॉइड कर दें तो बेटर रहेगा।
और ये एक दिन में अगर हम पर डे 10 घंटे का लें टाइम, तो ये मोर एंड लेस 10 से 15 हेक्टर कवर कर सकती है। और 1 हेक्टर का जो चार्ज है इसका सोइंग का, पर एकड़ के हिसाब से देखें या हम पर हेक्टर के हिसाब से देखें तो इसका आएगा हमारा करीबन पर एकड़ के हिसाब से देखते हैं तो 1000 रुपये के करीबन इसका किराया होगा, और हम पर हेक्टर के करीबन करते हैं तो इसका 2500 के करीबन आएगा। जैसा कि हमने देखा, पहले डिस्कस भी किया कि जीरो टिलेज मल्टीक्रॉप प्लांटर और हैप्पी सीडर में डिफरेंस क्या है। दोनों ही मशीन जीरो टिलेज में काम आती हैं, लेकिन जीरो टिलेज जो नॉर्मल प्लांटर है हमारा, वो जहाँ पे एंकर्ड रेजिड्यू होता है और लूज रेजिड्यू होता है उसमें चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो रेजिड्यू टाइन्स के साथ में ड्रैग करता है और 2 से 5 मीटर चलने पे इतना रेजिड्यू इकट्ठा हो जाता है कि वो सीड और फर्टिलाइजर को नीचे प्रॉपर्ली गिरने नहीं जाए, उसके साथ ड्रैग होकर चले जाते हैं और मशीन भी बिल्कुल आपको चौक हो जाएगी और ट्रैक्टर ऑपरेट करने में बड़ा मुश्किल आएगा। तो उस चीज़ को और कम करने के लिए हमने हैप्पी सीडर लाए हैं। हैप्पी सीडर का और कम या बेनिफिट्स क्या हैं जो मल्टीक्रॉप प्लांटर के, कि हैप्पी सीडर आपके नॉर्मल जीरो टिलेज कंडीशन में भी चल जाएगा और आपका जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिड्यू है कंबाइन से कटा हुआ है उसके अंदर भी चला जाएगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब आप जीरो टिलेज करते हो तो आपको तो रेजिड्यू हटाना पड़ेगा या आपको जलाना पड़ेगा या आपको बहुत कम छोटी हाइट का रखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे हमारा हैप्पी सीडर है वहाँ हम पूरे रेजिड्यू को हमारे इन सिट्यू फील्ड के अंदर रख के उसका खाद बना सकते हैं और उसमें सीधी सीधी बुआई कर सकते हैं। सो ये उसका और बेनिफिट है। हमारा मल्टी क्रॉप प्लांटर भी कई क्रॉप में सभी क्रॉप के लिए बुआई के लिए काम में आता है। वहाँ अपना हैप्पी सीडर भी सभी क्रॉप के लिए हैप्पी सीडर में काम आ सकता है, बशर्ते कि उसके पीछे मल्टी क्रॉप प्लांटर का एक सीडिंग डिवाइस लगा हुआ हो, जिसको हम इंक्लाइंड बॉक्स बोलते हैं। जैसा कि हमने जाना इस मशीन के भिन्न भिन्न पहलुओं के बारे में, इस मशीन की उपयोगिता के बारे में, इसके ऑपरेशन के बारे में और इसकी गुणवत्ता के बारे में, इन सब को देखते हुए ये मशीन हमारे किसानों के लिए जो कि उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, उनकी उपज बढ़ाने में सहायता करेगी, साथ ही साथ ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योग करेगी और उसके साथ साथ ये पानी का, हमारे ग्राउंड वाटर का और सॉइल हेल्थ को बढ़ाने में और उसको इम्प्रूव करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद।